साइंस में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की, और ये केवल एमसीक्यूज ही नहीं होने वाले, इनके थ्रू आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स के भी मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट्स या एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्लास 9 का चैप्टर है। उसमें से मैंने ये सारे टॉपिक आज कवर किए हुए हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राइट, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which practice primarily aims at increasing crop yield by ensuring the proper availability of essential nutrients। इनमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मीन्स एक्टिविटी, राइट, तो एम करती है जो क्रॉप होगी वो भी इंक्रीज करेगी, और जो क्रॉप है उनमें न्यूट्रिएंट्स भी जो होंगे वो भरपूर होंगे। ओके, मैं हिंदी में भी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको ये पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, प्रॉपर टर्म नहीं समझ में आया है, उनको भी क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा तब तक आप उसका आंसर भी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए है ऑप्शन क्रॉप रोटेशन, बी है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सी है इरिगेशन, एंड डी है वीडिंग। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिससे कि क्रॉप की जो क्वांटिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और जो उसमें क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये किसका काम होता है? आंसर इज बी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मतलब nutrient management ensure that the crops receive all the essential macro and micronutrients required for the healthy growth and maximum yield। ये देखिए यहाँ पे है ना, इस तरीके से इसको ब्लैंक कर दिया जाएगा, और यहाँ से इतना स्टेटमेंट आपको ऐसे करके देंगे, तो आपको फिलअप में क्या फिल करना है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ओके, सो देखिए फिलअप्स भी कवर हो गया, और सेम स्टेटमेंट जो है वो आपको ट्रू और फॉल्स में दे देंगे, तो आपको ट्रू या फॉल्स बताना होगा। तो ट्रू फॉल्स भी आपके कवर हो गए, और इसी एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अपने वेरी शॉर्ट आंसर्स के भी नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट। देखिए एक टर्म आ रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है जो प्लांट को रिक्वायर होता है। देखिए टर्म आ रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, ओके, मैक्रो मीन्स बिग, राइट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जो लो क्वांटिटी में चाहिए होता है। ओके, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा नहीं है? ए है नाइट्रोजन, बी है पोटेशियम, सी है जिंक, एंड डी है फॉस्फोरस। तो देखिए इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं पूछ रहे हैं, दैट मीन्स क्या पूछ रहे हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? जिंक। Zinc is a micronutrients, whereas the nitrogen, phosphorus and the potassium are primary macronutrients, यानी कि ये बिग क्वांटिटी में चाहिए होता है। मैंने ये लिस्ट भी लगाई हुई है, सो आप इससे देख के क्लियर भी कर सकते हैं और अपने नोट्स में भी फॉलो अप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप मेनली रिजल्ट इन। जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन होता है मतलब लगातार कहीं पे क्रॉप उसी फील्ड में बार बार लगातार वही क्रॉप सेम क्रॉप आप ग्रो करा रहे हो, तो उसे कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ सेम ग्रुप ये बोल रहा है कि इससे होता क्या है, ठीक है। तो ए है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। बी है बैलेंस न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रहते हैं। सी है डेप्लेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। या डी है इंक्रीज इन ह्यूमस, उसमें जो ह्यूमस होता है एक तरीके का ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, राइट, जो कंपोस्ट वगैरह होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें से ऑप्शन लगा सकते हैं आप, जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, मतलब एक फील्ड है उसमें अगर यहाँ पे वीट हो रहा है तो आप हमेशा उसमें वीट ही उगा रहे हो, तो इससे क्या रिजल्ट मिल सकता है? सो आंसर है हमारा देखिए सी,
डेप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मीन्स अगर आप एक ही क्रॉप को उस फील्ड में एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करा रहे हो ना, तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, एक क्रॉप में गए, दूसरी क्रॉप में जाएंगे, जब तक तीसरी क्रॉप आप करेंगे ना तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। और जब आगे फर्दर यही सेम प्रोसेस करते रहेंगे ना, सेम क्रॉप को सेम फील्ड में, तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल के खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली रिमूव्स द सम सेम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल, क्योंकि पहला जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहली क्रॉप में चला गया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ना वो डेप्लीट होते रहेंगे, मतलब कम होते रहेंगे। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, सो लीडिंग टू द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। राइट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक मैन्योर, इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, मतलब मैन्योर जो मतलब घास फूस पेड़ पत्ती इन सब के डेड उससे बनाया जाता है। ए है यूरिया, बी है डीएपी, सी है कंपोस्ट एंड डी है अमोनियम फॉस्फेट। अब देखिए ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, सी। क्यों, क्योंकि जो कंपोस्ट होता है ना, वो कंपोस्ट किससे मिलके बना होता है, वेजिटेबल पील हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो भी आप खा रहे हैं उसका किचन में जो जितना भी निकल रहा है, सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका, और साथ में यहाँ पे जो उसको अगर आप सॉइल में अपने किसी भी प्लांट के सॉइल में डालते रहेंगे ना तो वो कंपोस्ट ही बन जाता है। दूसरा, इसमें कुछ होते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट है, उसमें अगर सॉइल में यहाँ पे अर्थवर्म भी है ना तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, मतलब जो अर्थवर्म अपने एक्सक्रीट कर रहा है, अपना जो फिशेस दे रहा है वो भी इसमें डिजोल्व हो रहा है, तो एक तरीके का पूरा ऑर्गेनिक मैटर है। सो कंपोस्ट इज अ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द decomposed plant and animal waste and naturally enrich the soil। क्या होता है, जो भी प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है ना उसको पूरी तरह डिकम्पोज करके सॉइल को न्यूट्रिएंट बनाता है, सो इट इज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर इज मेनली यूज्ड टू, ग्रीन मैन्योर इज मेनली यूज्ड टू, ए है किल इंसेक्ट, बी है इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सी है इंक्रीज इरिगेशन, डी है प्रिवेंट इरोजन ओनली। तो ग्रीन मैन्योर की बात करें, अभी हमने मैन्योर पूरा डिस्कस किया, तो उसी से थोड़ा सा आप यहाँ पे अपना ब्रेन यूज करिए और बताइए आंसर क्या होगा। सो आंसर इज बी, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। अभी हमने मैन्योर, ह्यूमस और कंपोस्ट इसलिए यूज कर रहे थे ना क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी किसी भी तरह इम्प्रूव हो और उसमें क्रॉप की ग्रोथ भी अच्छी आए। सो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लाइक सन हैम, ठीक है, एक तरीके की क्रॉप है, आर ग्रोन एंड प्लग इन द सॉइल टू इंक्रीज नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे ये इसलिए उगाए जाते हैं जिससे कि ये इनकी सॉइल में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर्स की एक इंक्रीज होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है विच फर्टिलाइजर मेनली सप्लाइज नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर है जो मेन मतलब इम्पोर्टेंटली नाइट्रोजन का कंटेंट देता है लार्ज क्वांटिटी में। ए है सुपर फॉस्फेट, बी है पोटाश, सी है यूरिया एंड डी है जिप्सम। तो अगर आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखो नाइट्रोजन का सुपर फॉस्फेट से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा यूरिया। क्यों, यूरिया में मेन कंटेंट होता है नाइट्रोजन का, वहाँ पे क्या था, जिप्सम भी था, जिप्सम किसका है, कैल्शियम का है, राइट। तो क्या है मेन हमारा यूरिया, तो यूरिया कंटेन्स अबाउट 46% नाइट्रोजन, इज अ वन ऑफ द रिचेस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप यूरिया स्प्रेड करते हैं तो वहाँ की सॉइल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यूरिया। ओके, और इसका फॉर्मूला तो अगर आपको पता हो CONH2, मतलब NH2CONH2, राइट। तो ये देख रहे हैं आप मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे नाइट्रोजन का कंटेंट भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मे कॉज, जो अगर हम उस फील्ड में ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। ए है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, बी है सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन,
सी है बेटर सॉइल स्ट्रक्चर एंड डी है इंक्रीज ह्यूमन। देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर बोल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी क्रॉप जो फील्ड है ना जिसमें आप क्रॉप ग्रो करा रहे हो, अगर उसमें ह्यूमस, कंपोस्ट, मैन्योर, ये ग्रीन मैन्योर वगैरह ये सब करते हो ना, तो फील्ड में कोई भी हार्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक मैटर है। बट अब जब आप फर्टिलाइज़र यानी कि जो केमिकल चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हो, तो फिर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर है हमारा बी, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सेस में फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो यानी कि केमिकल यूज़ कर रहे हो, तो वो केमिकल अल्टीमेटली सॉइल में जा रहा है। जब सॉइल में जा रहा है, अगर वहाँ पे फ्लड आ जाती है, सॉइल इरोजन होता है, तो ये सॉइल किस में जा रहा है? अल्टीमेटली वाटर में। तो अब ये सारे फर्टिलाइज़र वाटर में भी मिक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा? एक्सेस फर्टिलाइजर्स लीड्स टू दी वाटर बॉडीज कॉजिंग पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हमें लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसमें कि नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ता है, नाइट्रोजन और फॉस्फेट का, तो नाइट्रेट और फॉस्फेट का। तो क्या होता है भाई कि उसमें जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ, इस वाटर बॉडीज़ में सपोजिंगली नाइट्रेट और फॉस्फेट का कंटेंट आ गया, तो ये क्या करता है? एल्गी को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो खूब सारी एल्गी ग्रो कर जाती है। अब जब एल्गी ग्रो करेगी, तो इसमें नीचे साइड पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए वाटर बॉडी बड़ी है, तो क्या होगा? वहाँ जितने भी एनिमल रह रहे होंगे अंदर, चाहे वो टर्टल हो, फिश हो, फ्रॉग हो, तो क्या होगा? उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, सनलाइट भी नहीं पहुँचेगी। तो जब सनलाइट नहीं पहुँचेगी, तो नीचे जितने भी उसके बॉटम में प्लांट हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? एनिमल्स भी सरवाइव नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके का यूट्रोफिकेशन होता है। नेक्स्ट है, विच इरीगेशन मैथड मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। इनमें से कौन सा इरीगेशन मेथड मिनिमाइज सबसे वाटर लॉस जिसमें सबसे कम होता है इवेपोरेशन के थ्रू, वो कौन सा है? ए है फ्लड इरिगेशन, बी है फरो इरिगेशन, सी है ड्रिप इरिगेशन, डी है बेसिन इरिगेशन। तो देखिए इरिगेशन का मीन्स होता है सिंचाई करना। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंचाई, सिंचाई मतलब जैसे आप अपने पौधों को प्लांट देते हो उसे वाटरिंग प्लांट कहते हैं, और जब बड़ी बड़ी फील्ड में पानी दिया जाता है तो उसे खेतों की सिंचाई कहना कहते हैं, ठीक है। अब इस पर पूछ रहे हैं कि कौन सा मेथड इसमें है जिसमें सबसे कम वाटर लॉस होता है, मतलब पानी बिल्कुल सटीक जगह पे जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर है देखिए हमारा सी, ड्रिप सिस्टम। इस ड्रिप सिस्टम का मैकेनिज्म देखिए, एक वाटर टैंक से ना यहाँ पे हर प्लांट को, अगर ये खेतों में भी लगाए गए हैं ना फील्ड में, तो जहाँ जहाँ फील्ड होता है ना वहाँ वहाँ एक पॉइंट खोल देते हैं। फिर जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, स्विच लगा दिया, फिर अलग गए, फिर वहाँ पे भी एक पॉइंट खोल दिया, फिर ऐसे आगे गए, फिर एक पॉइंट खोल दिया। तो जब पंप चलता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली रूट की साइड वाली सॉइल को ही पानी दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगा है तो पानी यहाँ दिया जा रहा है और यहाँ पे अपने आप चलो कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्रिप सिस्टम मेन एट द पॉइंट ऑफ द वेयर द सॉइल एंड द रूट्स अकर, right, engaged together. So drip irrigation delivers water directly to the plant roots with the minimum wastage. Next है, sprinkle irrigation is a most suitable for. स्प्रिंकल इरिगेशन, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनको यही नहीं पता था कि स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है। फिर मैंने बताया सोसाइटीज़ में, गार्डन्स में या फिर फील्ड में आजकल एक तरीके से क्या होता है, छोटे छोटे इस तरह से, जैसे ये फील्ड है तो इस तरह से पाइप आपने देखे होंगे जगह जगह पे, पर्टिकुलर प्लेस पे इस तरीके से पॉइंट लगे रहते हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, ऐसे जब पंप चलता है ना, तो इनमें से इस तरीके से ये घूमते भी रहते हैं और पानी ऐसे ऐसे निकलता है, राइट, फाउंटेन की तरह इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंकल इरिगेशन। सो ये सुटेबल किसके लिए है? ए है डेजर्ट एरिया ओनली, बी है अनइवन लैंड एंड द सैंडी सॉइल, सी है पैडी फील्ड्स एंड डी है डीप पॉन्ड्स। देखिए डीप पॉन्ड्स में इरिगेशन करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। पैडी फील्ड मतलब ऑलरेडी जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, पैडी है जहाँ पे, मतलब पैडी मीन्स बोलते हैं दलदली, जिसमें ऑलरेडी पानी का कंटेंट अच्छा होता है, रिच होता है। जैसे
खेतों में पानी भर दिया जाता है ना फील्ड में, तो उसकी मिट्टी कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है ना, पैरों में चिपकती है और बिल्कुल फ्लपी सा स्पॉन्जी हो जाता है कि पैर रखोगे और आपका पैर नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके के पैडी फील्ड्स होता है। तो यहाँ पे डेजर्ट में तो स्प्रिंकल इरिगेशन आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डेजर्ट में भी कोई करेगा। सो आंसर है हमारा अनइवन लैंड एंड द सैंडी सॉइल। तो देखिए इस तरीके का स्प्रिंकल सिस्टम आपने पक्का कहीं ना कहीं देखा होगा। Sprinkles distribute water uniformly and work well on uneven terrains। मतलब जो अगर यहाँ पे फील्ड है अनइवन भी है ना, लेकिन पानी जो है वो सबको इवनली पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन हेल्प्स मेनली इन। जो क्रॉप रोटेशन है मतलब जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट था, आपका क्वेश्चन था वो फर्स्ट आई थिंक सेकेंड। तो क्रॉप रोटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन था ना कि एक ही फील्ड में एक ही तरीके की क्रॉप करना, लेकिन क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक ही फील्ड में एक साल या 6 महीने में हमने एक दूसरी क्रॉप करी, सपोजिंगली इसमें वीट करी, फिर हमने दूसरे 6 मंथ में मेज किया, ठीक है। ऐसे बदल बदल के हमने क्रॉप्स की वैरायटी ग्रो कराई। सो इससे हमें क्या मदद मिलती है, ए है इंक्रीजिंग वीड्स, बी है डेप्लीटिंग न्यूट्रिएंट्स, सी है मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड डी है इंक्रीजिंग पेस्ट। तो देखिए सबसे पहले वीड्स को मैं समझा दूँ, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं वीड्स पे, चेक कर लीजिएगा। बट वीड्स समझिए क्या होता है, जब आपने मान लीजिए वीट की क्रॉप करी है, राइट, वीट की क्रॉप के साथ साथ फील्ड में नीचे साइड पे कुछ और भी क्रॉप्स हो रही हैं, जैसे लाइक ग्रास हो रहा है या किसी भी तरीके के हर्ब्स हो रहे हैं ना, तो इनको वीट कहते हैं। दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अनवांटेड प्लांट्स बिसाइड्स दी डिजायर्ड क्रॉप। मतलब जो हमारे जिनको हम चाहते भी नहीं है, जबरदस्ती वो उगे जा रहे हैं उस फील्ड में, तो वो क्या होते हैं, वीड्स। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चीनोपोडियम, दैट इज कॉल्ड बथुआ, जो आप सर्दियों में खाते हैं ना वो, राइट, ग्रीन कलर का होता है, पराठे खाते हैं। सो इंक्रीजिंग वीड्स, बी है डेप्लेटिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब वहाँ के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं उस सॉइल के। सी है मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और सी है डी है इंक्रीजिंग पेस्ट, मतलब पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो उसको खा रहे हैं, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन किस में हेल्प करता है, आंसर है हमारा सी, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्यों, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके की क्रॉप उगा रहे हैं, मान लीजिए वीट हो गया, फिर से वीट हो गया, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एक बार इसको 100% मिल गया मान लीजिए, फिर इसको 80% न्यूट्रिएंट मिला, इसको 50% ही मिला और इसको जाके 20% मिला। बट जब आप रोटेशन में कर रहे होते हैं इस तरीके से कि एक बार आपने ये वेजिटेबल्स कर ली, फिर उसके बाद ऐसी वेजिटेबल्स कर ली, फिर ये कर ली और फिर इस तरीके से वीट वगैरह कर लिया, तो क्या होता है कि इनके जो मैन्योर होते हैं, जो इनके वैसे पार्ट्स होते हैं, डेड पार्ट्स, वो भी सॉइल में मर्ज हो जाते हैं। दूसरा, अब जब आप इसमें भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो इसके फर्टिलाइज़र धीरे धीरे सॉइल में आ जाते हैं और वो फिर दूसरी क्रॉप के लिए भी बेनिफिट होते हैं। सो डिफरेंट क्रॉप्स यूज अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स डेप्लीशन एंड इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ। तो हमें रोटेशन में क्रॉप करनी चाहिए, yes, maintaining soil fertility is a correct answer. Next है, which cropping pattern involves growing 2 or more crops simultaneously in alternate rows? इनमें से कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती हैं, वो भी अल्टरनेट रोज पे समहाउ। मतलब ये जैसे पूरा एक फील्ड है, ठीक है, तो इसमें एक रो में कोई दूसरी क्रॉप है और एक रो में कोई दूसरी क्रॉप है, फिर ये वाली क्रॉप 1 ए जो ए है और ये बी है, फिर पहले ए आया, बी क्रॉप है, फिर से यहाँ पे ए क्रॉप है, फिर से यहाँ पे बी क्रॉप है, फिर यहाँ पे ए क्रॉप है, इसे बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, सो इसको किस में ऐसा होता है, कौन से क्रॉपिंग पैटर्न में होता है, ए है मिक्स्ड क्रॉपिंग, बी है क्रॉप रोटेशन, सी है इंटरक्रॉपिंग एंड डी है रिले क्रॉपिंग। तो यहाँ पे आंसर याद रखिए, आंसर है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मीन्स एक के बीच में दूसरी क्रॉप। ये जो देख सकते हैं आप,
ए क्रॉप है, फिर ये क्रॉप है, फिर उसके बाद ये दूसरी क्रॉप है, फिर उसके बाद एक और क्रॉप होगी। तो अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग रो में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो इंटर क्रॉपिंग रिड्यूस कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। भाई इसके भी न्यूट्रिएंट सॉइल में मर्ज हो रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी है और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है सॉरी यस, द मेन एडवांटेज ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग इज, जो मेन एडवांटेज है मिक्स क्रॉपिंग का वो क्या है? ए है ईजियर हार्वेस्टिंग, उसको आसानी से निकाला जा सकता है। बी है रिड्यूस रिस्क ऑफ द क्रॉप फेलियर। सी है हायर फर्टिलाइजर यूज एंड डी है इंक्रीज्ड वीड्स। तो मेन एडवांटेज ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग, जो मिक्स क्रॉपिंग थी ना अभी, तो उसका मेन एडवांटेज क्या है भाई? आंसर है हमारा बी, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके की क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो रही है, तो सबके न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो रहे हैं और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिच सप्लाई में सॉइल को मिल रहा है। सो इवन इफ वन क्रॉप फेल द अदर मे सर्वाइव इंश्योरिंग द स्टेबल प्रोडक्शन। एक अगर खराब भी हो गई तो दूसरी तो प्रोड्यूस हो रही है, तो कम से कम जो फार्मर है उसको लॉस तो नहीं होगा ना। सो ए क्वेश्चन है हमारा, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? वीट खारिफ क्रॉप है, राइस राबी, सी मस्टर्ड है राबी क्रॉप एंड डी है मेज जेद क्रॉप्स ओनली। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली जो है वो मैच्ड है? सो आंसर है हमारा सी, मस्टर्ड इज अ राबी क्रॉप। ओके, यहाँ पे राबी क्रॉप डिफाइंस दी हुई है, क्रॉप सोन इन द विंटर एंड हार्वेस्ट इन द स्प्रिंग। मतलब जो उसमें जिसके बीज जो है वो हम लोग विंटर में सो करते हैं, लेकिन हमको हार्वेस्ट कब करनी होती है? स्प्रिंग में। दैट मीन्स कि मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, राइट। तो ये होती है राबी। मस्टर्ड इज ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर, इट इज अ राबी सीजन। नेक्स्ट है द मेजर पर्पस ऑफ इरीगेशन इज, जो सिंचाई करने का मेन पर्पस क्या है? ए है इंक्रीज सॉइल इरोजन, बी है सप्लाई वाटर अकॉर्डिंग टू क्रॉप नीड्स, सी है रिमूव फर्टिलाइजर एंड डी है रिड्यूस सनलाइट। तो यहाँ पे इरिगेशन का मेन मोटिव क्या है? बी, सप्लाई वाटर अकॉर्डिंग टू क्रॉप नीड। मतलब जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे पंप लगे होते हैं और उन पंप्स में टाइमर्स भी होते हैं। अगर आपको पता है कि इस क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए तो आप आधे घंटे का 1 घंटे का सेट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि कौन सी क्रॉप को कितना पानी चाहिए, कम पानी चाहिए, तो आप 15-20 मिनट का भी मतलब अपने टाइम के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। कितना बड़ा फील्ड है, लार्ज एरिया है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड द प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट है वीड्स मेनली कम्पीट विद द क्रॉप्स फॉर, जो वीड्स होती हैं मैंने बोला ना अनवांटेड प्लांट्स होते हैं विद द डिजायरेबल प्लांट। तो कम्पीट विद द क्रॉप फॉर, क्यों कम्पीट करती है, क्यों उसके साथ मिल जाती है, क्यों उगने लगती है भाई? ए ऑक्सीजन ओनली, बी है वाटर न्यूट्रिएंट सनलाइट एंड स्पेस, सी है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड डी है नाइट्रोजन ओनली। तो वीड्स भाई क्यों उगती है किसी भी डिजायर क्रॉप के आके? क्यों? क्योंकि उसे सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर भी मिल रहा है उस क्रॉप के साथ, उसके न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, सनलाइट भी मिल रही है और स्पेस भी मिल रहा है। ओके, सो वीड्स रिड्यूस क्रॉप यील्ड बाय कंपीटिंग फॉर इसेंशियल रिसोर्सेज। अब थोड़ा थोड़ा देखिए, जब इसको रिसोर्सेज मिलेगा तो इसके पास वाली जो भी डिज़ायर क्रॉप होगी तो उसको तो न्यूट्रिएंट्स कम ही मिलेंगे ना, क्योंकि भाई थोड़ा पोर्शन ये ले रहा है, जो चीज़ फुल्ली इसको मिलनी चाहिए उसका ये कुछ पार्ट ये ले रहा है, तो कैसे प्रॉपर मिल पाएगा? ओके, इसीलिए वीडी साइट्स भी होते हैं कि उस जगह पे वीड्स ना हो, प्रॉपर फुल्ली क्रॉप हो। नेक्स्ट है वीडी साइट्स आर जनरली स्प्रेड। जो वीडी साइट्स होते हैं दैट मीन्स वीड्स को मारने वाले। जहाँ पे भी आपको ये साइट्स वाला टर्म मिलता है ना, दैट इज टू किल, इसका मतलब होता है टू किल। पेस्टिसाइड्स में आपने देखा होगा, इंसेक्टिसाइड्स में देखा होगा, इसका मतलब यही होता है कि जो आपका प्रीफिक्स है ना, यानी कि अगर पेस्टिसाइड है तो पेस्ट को मारने वाला, ओके, इंसेक्टिसाइड है मतलब इंसेक्ट को मारने वाला। ओके, तो ऑलरेडी मैं ये चीज़ें अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एक वो रहता है कि अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो ना, तो दैट मीन्स आपको ये सारी चीज़ें कि क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो वीडी साइट्स आर जनरली स्प्रेड।
A after harvesting, B before flowering of weeds, and C during seed storage, and D after irrigation only. तो देखिए वीडीसाइड हमें कब डालना चाहिए, कब स्प्रे करना चाहिए, आफ्टर हार्वेस्टिंग। भाई क्रॉप को निकालने के बाद कौन स्प्रे करता है, वीड्स तो वहीं रह जाने हैं, क्या फ़ायदा फिर। तो ड्यूरिंग सीड स्टोरेज, जब आप उसके सीड स्टोरेज कर रहे हो, पूरा हार्वेस्ट कर चुके हो, तब भी करोगे, क्या फ़ायदा। आफ्टर इरिगेशन ओनली, मतलब सिंचाई करने के बाद नहीं। सो राइट आंसर है मतलब बिफोर फ्लावरिंग ऑफ वीड्स, मतलब जो वीड्स है ना फ्लावर देगा तो दैट मीन्स कि वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा तो दैट मीन्स कि अपने जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाएगा, अपने यंग वंस को। तो फ्लावर ही ना बने इसके लिए हम वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं। स्प्रेइंग बिफोर फ्लावरिंग प्रिवेंट्स वीड सीड्स फॉर्मेशन, कि जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स भी नहीं बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व। जो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है वो क्या करते हैं, मतलब उनमें क्या होता है। ए है बर्निंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को बर्न करा देते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में, कि मतलब पेस्ट लग गया, कीड़े मकोड़े लग गए तो आग लगा दो, ठीक है। बी है यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर्स, हमें जो बिल्कुल जो नेचुरल उनके प्रेडेटर्स हैं ना उनको यूज़ करना चाहिए जो उनको खा जाएं। सी है हैवी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, हमें उस पर फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए हैवी वाला। एंड डी है फ्लड इरिगेशन, कि उसमें बाढ़ ला दो, अपने आप कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। सो देखिए बायोलॉजिकल है तो दैट इज रिलेटेड टू दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का राइट ऑप्शन है हमारा बी, यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर्स लाइक जैसे लेडी बर्ड्स, बीटल्स, स्पाइडर्स एंड पैरासिटॉइड्स नेचुरली कंट्रोल पेस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ जो हमारे अर्थवॉर्म वगैरह है वो क्या करता है कि ये सारे चीज़ों को ना ख़त्म कर देते हैं, कि जो भी प्लांट्स में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो ये बर्ड्स वगैरह उनको खा जाती है, राइट। तो ये बीटल्स भी उनको खाते हैं। तो ये एक तरीके की क्या है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बायो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यही है आपके नेचुरल प्रेडेटर्स। ओके, नेक्स्ट है विच स्टोरेज कंडीशन बेस्ट प्रोटेक्ट द ग्रेन। इनमें से मतलब ग्रेन को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी है। ए है हाई मॉइस्चर, बी है वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, सी है ड्राई एंड कूल कंडीशन, एंड डी है ओपन फील्ड। तो देखिए पेस्ट ग्रेन्स स्टोरेज के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन है वो भी है सी हमारी, ड्राई एंड कूल कंडीशन, क्योंकि अगर हम मॉइस्ट या वार्म रखेंगे ना तो वहाँ पे फंगस लगने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि फंगस हमेशा मॉइस्ट और वार्म और शेडी प्लेस पे होती है। ओके, तो जैसे फ्रिज है ना आपकी, आप अपनी फ्रिज में रख के ब्रेड को 4-5 दिन चला लेते हो, कोई भी जूस होता है उसको चला लेते हो, तो फ्रिज का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ड्राई और कूल। ओके, तो इसीलिए लो मॉइस्चर प्रिवेंट फंगल ग्रोथ एंड इंसेक्ट अटैक। नेक्स्ट है विच डिसीज इज कॉमनली कॉज बाय द फंगल अटैक ड्यूरिंग द ग्रेन स्टोरेज। मतलब कौन सी ऐसी फंगल डिसीज है, फंजाई से होने वाली डिसीज है जो ग्रेन स्टोरेज में जनरली लग जाती है। ए है विल्ट, बी है ग्रेन मोल्ड, एंड सी है मोज़ेक, एंड डी है रस्ट ओनली। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी, आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि ग्रेन में लग रही है, तो ये है क्या है ग्रेन मोल्ड। मोल्ड भी एक तरीके का फंगस होता है, जैसे ब्रेड मोल्ड होता है जो भी ब्रेड के ऊपर लगता है, और यहाँ पे भी ये जैसे वीट के ग्रेन्स है ना, तो यहाँ पे इसको क्या पाउडरी फॉर्म में चेंज कर देता है, एक तरीके का फंगस है। मोस्ट स्टोरेज कंडीशन प्रमोट द फंगल ग्रोथ कॉजिंग मोल्ड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मैन्योर। इनमें से मैन्योर का बेनिफिट क्या नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं। ए है इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, बी है इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सी है एड ह्यूमस, एंड डी है एक्ट्स इमीडिएटली लाइक केमिकल फर्टिलाइजर। तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, तो मैं तो यहाँ पे राइट आंसर लगाऊंगी डी। क्यों? क्योंकि जो मैन्योर होता है ना हमारा वो नेचुरली और ऑर्गेनिक होता है,
वो नेचुरल सब्सटेंस से बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर से। वहाँ पे केमिकल्स का कोई भी काम नहीं होता। सो एक्ट्स इमिडिएटली लाइक केमिकल फर्टिलाइज़र। तो ये मैन्योर के रिस्पेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। केमिकल फर्टिलाइजर्स में आप यूरिया और अदर फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, बट मैन्योर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैन्योर रिलीज न्यूट्रिएंट स्लोली एंड इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। एक तरह से ना होम्योपैथिक की तरह वर्क करती है ना। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी रूट डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा है जो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हेल्दी रूट डेवलपमेंट में मदद करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए है नाइट्रोजन, बी है फॉस्फोरस, सी है पोटेशियम एंड डी है कैल्शियम। तो देखिए हेल्दी रूट की बात कर रहे हैं, पूरे प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा आंसर है हमारा फॉस्फोरस। ओके, सो फॉस्फोरस प्रमोट्स रूट ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। राइट, तो ये रहे आपके बेनिफिट्स के सॉरी फॉस्फोरस के बेनिफिट्स। आप नोट्स बना सकते हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट है पोटेशियम डेफिशिएंसी मेनली इफेक्ट्स। जो पोटेशियम यानी कि के की डेफिशिएंसी, के तो याद है ना, के साइन, के सिंबल इज रिलेटेड टू दी पोटेशियम डेफिशिएंसी, यानी कि पोटेशियम की कमी से क्या होता है। ए है रूट ग्रोथ ओनली, केवल रूट बढ़ेगी। बी है डिसीज रेजिस्टेंस एंड वाटर रेगुलेशन। सी है क्लोरोफिल ओनली एंड डी है सीड स्टोरेज ओनली। मतलब कौन इसमें से अफेक्ट होता है। तो आंसर है हमारा बी, डिसीज रेजिस्टेंस। मतलब जो इस पौधे की क्षमता होगी ना कि बीमारियों से लड़ने की, उसको कम कर देगा। ठीक, और वाटर रेगुलेशन को भी कर देगा। तो यहाँ पे देखिए पत्तियों का ना, जैसे ये अगर प्रॉपर ग्रीन होती तो इसका मतलब पोटेशियम की डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन ग्रीन मैच्योर हुई नहीं और पहले से ही अपनी येलो येलो हो रही है, ब्लैक पड़ रही है, तो आप समझ जाइए इसमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो मतलब मैच्योर होने पर से पहले ही उसका बिल्कुल पीला पड़ जाना, तो वो क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम स्ट्रेंथ प्लांट एंड रेगुलेट वाटर बैलेंस। नेक्स्ट है which practice combine modern technology with the proper crop management for the maximum production। इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है कंबाइंस जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ है और क्रॉप मैनेजमेंट में हेल्प करती है मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। सो ए है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बी है वीडिंग ओनली, सी है इरिगेशन ओनली एंड डी है हार्वेस्टिंग ओनली। तो आई थिंक ये तो आप इजीली लगा सकते हैं। आंसर है हमारा ए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या होता है कि स्टार्टिंग से जब आप सीड लेने जा रहे हो ना, तो सीड की क्वालिटी कैसी है, सीड का कितना टाइम लेता है जर्मिनेट होने में, सीड को क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितने कितने न्यूट्रिएंट चाहिए। तो सीड से लेके जब तक वो पूरी तरह से क्रॉप नहीं बन जाता और उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती, ओके, तो ये तब तक क्या होता है, इसी को ही पूरा बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, भाई इसको क्या क्या चाहिए, इरिगेशन पानी चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न चाहिए एंड द प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस जो इसको प्रोटेक्ट करके पूरी तरह हार्वेस्ट करने के टाइम तक का पूरा प्रोसीजर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इनमें से सस्टेनेबल मतलब दूर तक चलने वाली, हमेशा मतलब फ्यूचर में भी चलने वाली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक्टिविटी क्या है। ए एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज, बी है बैलेंस यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, सी है कंटिन्यूअस मोनोक्रॉपिंग एंड डी है बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू। तो देखिए हमें अगर काफ़ी टाइम तक का फ्यूचर के लिए भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को रखे रहना है, उसको प्रॉपर मेंटेन रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो आंसर इज बी, बैलेंस यूज ऑफ मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र। अगर हम बैलेंस यूज़ करेंगे तो वहाँ की सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर रहेंगे। फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो क्या सॉइल डैमेज हो जाएगी और फिर यूट्रोफिकेशन वगैरह होगा। सो कंबाइनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज मेंटेन्स अ सॉइल फर्टिलिटी वाइल रिड्यूसिंग पोल्यूशन। क्या हमें पोल्यूशन ना होते हुए भी आपको क्रॉप का जो यील्ड है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे
ये नेक्स्ट है, व्हाई इज द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रेफर्ड ओवर एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज। यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्यों प्रेफर करता है पेस्टिसाइड को यूज़ करने के लिए? ए, इट इंक्रीजेस पेस्ट। बी है, इट कम्प्लीटली एलिमिनेट्स ऑल इंसेक्ट। सी है, इट कंट्रोल पेस्ट वाइल रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डैमेज। एंड डी है, इट रिप्लेस इरिगेशन। तो देखिए, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के लिए इसलिए प्रेफर किया जाता है जिससे कि पेस्ट भी कंट्रोल हो जाए बिना एनवायरमेंटल डैमेज के, यानी कि बिना किसी भी एनवायरनमेंट के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डैमेज किए हुए। सो पेस्ट भी मर जाए और जिससे क्रॉप और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपर हो। तो IPM यूज बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड टुगेदर रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स को कम करता है, डिपेंडेंस एंड प्रोटेक्टिंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। मतलब उनको भी भाई जैसे बर्ड्स हैं, अगर आप ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल दोगे तो अगर बर्ड ने खा लिया तो बर्ड भी डेड हो जाएगी, है ना। तो हमें उस स्पीशीज़ को भी बचाना है और सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट भी करना है, हमको क्रॉप को भी बचाना है। ठीक है, तो ये इसलिए बोलते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके भी यूज़ कम करो और पेस्ट कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल जो उनके हैं, ठीक है, तो वो यूज़ करने चाहिए। जो भी बायोलॉजिकल उनके प्रेडेटर हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ये कुछ क्विक रिवीजन फॉर्मूला है जिसे कि आप प्रॉपर देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन लीव्स के लिए, फॉस्फोरस रूट एंड फ्लावर्स के लिए, पोटेशियम डिसीज रेजिस्टेंस के लिए। ये वो सब कुछ है जो अभी हमने इन 25 MCQs में कंप्लीट किया है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही MCQs की प्रैक्टिस हम बाद में भी करते रहेंगे और आपको फाइनली और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।